दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त तौर पर बीते 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया, जिसको अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने टारगेट करके पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी को मार दिया। अमेरिका इजराइल के हुक्मरानों का दावा है, हमारे इस हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान का परमाणु ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल सेंटरों और रेवोल्यूशनरी गार्ड के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। मगर अमेरिका इजराइल के बमबारी ईरान के मासूम बच्चों के स्कूल पर भी किया गया है। 170 बच्चों की मौत हो चुकी है। और यही नहीं, ईरान के इस्फहान और कोम जैसे शहरों में भारी बमबारी की गई है, जिसमें सैकड़ों आम लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की आत्मरक्षा में उठाया कदम बताया है। और यही नहीं, उन्होंने ईरान परमाणु कार्यक्रम को एक वैश्विक खतरा बताया है, इसीलिए यह हमला किया गया है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। इस हमले के ऊपर इजरायली अधिकारियों का भी तर्क है। उनका यह कहना है, यह हमला इजरायल के अस्तित्व को बचाने के लिए और क्षेत्र में सुरक्षा और शांति की बहाली के लिए किया गया है। ईरान ने भी अमेरिका इजरायल के बमबारी के विरोध में हथियारबंद प्रतिक्रिया दी है। दुनिया में इस तनावपूर्ण और युद्ध जैसे हालात में दुनिया के अलग अलग देशों में शांति, अमन और इंसाफ पसंद लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर इस हमले का विरोध कर रहे हैं। वे अमेरिका इजरायल के साम्राज्यवादी हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। यही नहीं, खुद अमेरिका में ईरान से हाथ हटाओ और ईरान पर युद्ध रोको नारों के साथ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहीं इजरायल में हजारों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एक आवाज में बोला है, और युद्ध नहीं चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के कई देश इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं। मगर चौंकाने वाली बात यह है, यूएन ने अमेरिका और इजरायल की निंदा तक नहीं की है। फिलहाल युद्ध रुकने का संकेत नहीं दिख रहा। ऐसे कई सवाल हमारे पास हैं, जिन पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी के सदस्य कॉमरेड बिजू नायक जी हैं। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए, ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका और इजरायल ने हमला किया है, उसको आपकी पार्टी किस तरीके से, किस नज़रिए से देखती है सर? जो अमेरिका और इज़राइल के द्वारा जो ईरान पर जो अभी हमला किया गया है, हम उसको एक आतंकवादी हमले के रूप में हम देखते हैं उसको। और ये जो हमला है, ईरान की आज़ादी और उसकी संप्रभुता पर पूरा हमला है। एक तरफ़ा युद्ध को उसके ऊपर थोप रहे हैं। साथ ही साथ ये जो हमला है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी खतरा है, ये चीज़। और हम सबको मालूम है कि जो इस हमले के अंदर जो ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वे मारे गए। उनके साथ साथ ईरान के जो सर्वोच्च कमांडर हैं, यानी सैनिक अधिकारी हैं, वे मारे गए। और साथ ही साथ 150 से ज़्यादा ईरान के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो मारे गए हैं। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये जो अमेरिका ने जो किया है वो गलत है, और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और देखो, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने कितने घमंड के साथ इस बात को दोहराया है कि उन्होंने इस आतंकी घटना को इसलिए अंजाम दिया है ताकि ईरान के अंदर शासन परिवर्तन किया जा सके। मैं आप सबसे पूछता हूँ, ईरान के अंदर शासन परिवर्तन करने का अमेरिका को किसने हक दिया है? इजराइल को किसने हक दिया है? तो ये जो घटना हुई है, ये एक सरासर निंदनीय है और इसकी दुनिया भर में निंदा की जानी चाहिए और दुनिया भर में इस बात को याद रखा जाएगा। एक चीज़ और मुझे समझाइए,
अमेरिका का दावा है कि ईरान परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो लागू कर रहा है वो वैश्विक खतरा है, इसलिए उसको रोकना जरूरी है। ये जो दावा है उसको आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए, पहली बात है कि जो अमेरिका और इज़राइल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जैसे आपने कहा। तो जबकि हम सबको मालूम है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पिछले साल 2025 के अंदर साफ कहा था कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। हम सबको जानते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के तो सभी लोगों को मालूम है 2003 के अंदर अमेरिका ने इराक पर क्या आरोप लगाया। यह आरोप लगाया कि इराक जो है वो रासायनिक हथियार बना रहा है, जिससे लाखों लाखों वो लोग मर सकते हैं और उसको रोकने के लिए युद्ध ज़रूरी है। पर बाद में क्या हासिल हुआ? वो आरोप है वो झूठ था, वो गलत था। पर इसके चक्कर में उसने पूरे इराक की जो तेल संपदा पर कब्ज़ा किया गया इस बहाने से। तो इस तरीके से झूठ बोलने की जो उसकी जो प्रवृत्ति रही है अमेरिकी साम्राज्यवाद की, वो अभी से नहीं है। वो पिछले 60-70 दशक से लगातार इस तरीके के आरोप लगाकर दूसरे देशों में हस्तक्षेप करता है, युद्ध छेड़ता है, उस देश के लोगों को मारता है, उसके प्राकृतिक संपदा को कब्ज़ा करता है। इस तरीके का इसका जो हिस्ट्री है, वो बहुत एक लंबी हिस्ट्री है। एक चीज़ आपने अपने बातों में संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया। ये संप्रभुता शब्द का मतलब क्या है और किसी भी देश के लिए ये क्या महत्व रखता है, ये थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा होगा। देखिए, संप्रभुता का मतलब है कि हर देश को, यानी हर देश के लोगों को अपने देश के भीतर अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था तय करने का अधिकार है। यानी हर देश को अपनी नीतियाँ बनाने का अधिकार है, अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है, बाहरी दबाव से मुक्त होकर कोई भी फैसला लेने का अधिकार है जो उनके देशवासियों के लिए सही और उचित है। ये उस देश की एक संप्रभु शक्ति होती है, या उस देश की ये संप्रभुता मानी जाती है। यदि कोई बाहरी, मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ कि अगर कोई बाहरी देश किसी देश को अगर ये निर्देश देता है कि तुम्हें किससे तेल खरीदना है और या किससे तेल नहीं खरीदना है, या किस देश के साथ आपको संबंध रखना है और या किस देश के साथ संबंध नहीं रखना है, तो ये उस देश की संप्रभुता का अतिक्रमण है या उल्लंघन है। इतिहास भरा हुआ है। अगर आप देखोगे तो अमेरिकी साम्राज्यवाद का दुनिया के देशों की जो संप्रभुता और उसकी आज़ादी का उल्लंघन वो करता आया है। और आपने देखा कि हाल में ही अभी बीते कुछ महीने पहले ही वो वेनेजुएला के जो देश के जो प्रमुख है, जो उस देश के लोगों ने उनको प्रमुख बनाया है, वो उसको पकड़कर अपने देश के अंदर लेके आते। तो ये एक तरीके से गुंडागर्दी है कि आप किसी भी देश में घुसकर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को मार भी सकते हैं, पकड़ के लेके भी आ सकते हैं, दूसरों को निर्देश भी दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ है जो बेसिकली वो जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं ये संप्रभुता का उल्लंघन और उसकी बेइज्जती करना है उस देश के लोगों की। मतलब कुल मिला के जो मैं समझ पाया हूँ, किसी भी देश का अपना खुद का अधिकार है कि वो उस देश में कैसा राज चाहते हैं, कैसा वो सिस्टम चाहते हैं, वो तय करें, ना कि दूसरा कोई देश उस पे अपनी हुक्मशाही या अपना दबदबा बनाए। शायद यही आप समझाना चाहते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और मुझे समझाइए, हिंदुस्तान और ईरान के संबंध में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। हमारे देश के कई बुद्धिजीवी हैं जो ये दावा करते हैं कि ईरान का कोई हिंदुस्तान के कोई साथ संबंध नहीं रहा है, या और ना ही ईरान कभी हिंदुस्तान के संकट के घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा होगा। देखिए, हम हिंदुस्तान और ईरान के संबंधों को देखते हैं, तो जो हम दोनों देशों का जो संबंध है वो सैकड़ों साल से नहीं, हज़ारों साल से है। हम हजारों साल से है। हमारे दोनों देशों के बीच में हम अभी भी देखते हैं कि जो हम घर के अंदर रोज़मर्रा के जीवन में हर हिंदुस्तानी जिन शब्दों का उपयोग करता है, वो उपयोग
वो शब्द कहाँ से आए हैं? वो फ़ारसी से हैं। अगर आप हिंदी में से अगर फ़ारसी शब्द को निकाल देंगे तो हिंदी एक बेजान भाषा हो जाएगी। आपने फ़िल्म देखा होगा, फ़िल्म देखते रहते हैं आप, तो हिंदुस्तान में जितनी भी फ़िल्में बनती हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका बेस है, वो क्या है? वो पारसी थिएटर से है, यानी फ़ारस से है, यानी ईरान के पारसी थिएटर से उसका है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हो या आसपास के जो मुल्कों में हो, वो यहाँ फ़िल्म में सॉन्ग होता है, पर आप अमेरिका की फ़िल्मों में सॉन्ग नहीं पाएँगे, आप ब्रिटेन की फ़िल्मों में आप सॉन्ग नहीं पाएँगे। क्योंकि हमारा जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो पारसी थिएटर पर आधारित है। आज़ादी से पहले जो ईरान की जो सीमा है, वो हिंदुस्तान से मिलती थी और मात्र हमारे देश से वो 1200 किलोमीटर की दूरी पर आप पैदल भी आप जा सकते थे। यही रास्ता हमारा व्यापारिक रास्ता हुआ करता था, हज़ारों सालों से। इसका मतलब हम दोनों देशों के बीच में अपनी-अपनी ज़रूरत की चीज़ों का आदान-प्रदान और व्यापारिक गतिविधियाँ की जाती थी। और ऐतिहासिक रूप से ईरान और फ़ारस यानी ईरान के बीच की जो सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है, हज़ारों सालों का है। जहाँ तक ईरान और हिंदुस्तान दोनों देशों का मुश्किल वक़्त में कब और किसके साथ खड़े थे, मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल है, ये इस वक़्त गलत है। ये जो सवाल है, अमरीकी साम्राज्यवाद और इज़राइल देशवासियों का ध्यान को भटकाने के लिए पेश कर रहे हैं, ताकि देशवासियों का ध्यान ईरान पर हुए आतंकी हमलों की तरफ ना जाए। ये मेन बात है। एक सवाल और मुझे समझाइए, ईरान या फ़िलिस्तीन या दुनिया के किसी भी देश में जिस तरीके का युद्ध का माहौल पूरी दुनिया में बन रहा है, तनावपूर्ण माहौल बन रहा है, इसको कौन सी ऐसी शक्ति है जो रोक सकती है? देखिए, सिंपल अगर शब्दों में आप कहा जाए तो देश में और दुनिया के जो मज़दूर वर्ग है, वही युद्ध को रोक पाने में सक्षम है। ये वही एक शक्ति होती है और अगर यही शक्ति अगर दुनिया के जो मज़दूर एक हो, अगर हम इस आधार पर अगर दुनिया में जो अमेरिकी साम्राज्यवाद जो कर रहा है, अगर सड़कों पर आ जाएंगे, तो इसका मतलब अगले दिन ये जो युद्ध है, ये रोकता हुआ आपको नज़र आएगा। कहने का अर्थ है कि वो सिर्फ मज़दूर वर्ग की एक शक्ति होती है, जो अपने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी, दुनिया के मज़दूरों के साथ मिलकर भी ये रोक सकती है, ये साम्राज्यवादी शक्ति को उसके युद्ध से। शुक्रिया सर। बिज्जू नायक जी ने जिस तरीके से हमारे सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया है, कई जानकारियाँ दी हैं। इनकी बातों से कई चीज़ें हमें नज़र आई हैं और समझ में आया है। पहली बात तो ये है, अमेरिका इजराइल अपने साम्राज्यवादी मंसूबों के साथ ईरान पे हमला किया है। यह हमला किसी भी तरीके से जायज़ ठहराया नहीं जा सकता। और दूसरी बात जो समझ में आती है, अमेरिका और इजराइल अपने इस जंग को जायज़ ठहराने के लिए अलग अलग तरीके से पूरी दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं। एक बात तो साफ नज़र आती है, इस जंग को रोकने का जिस तरीके से सर ने बताया, आम लोग ही विकल्प हो सकते हैं। लोगों को घरों से निकलकर पूरी दुनिया में एक आवाज़ में इस जंग को रोकने की अपील करनी चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दुनिया के लोग एकजुट होकर इस तरह के जंग को रोकने की आवाज़ बुलंद करें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।